पिछले क्लास में हमने होमवर्क दिया था, आज हम प्रॉब्लम बताएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले 1 to 5 में कोई क्वेश्चन है, बोलिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में 1 से 5 में अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं है? जिनको खड़ा हो जाइए तब पता कि हमको दिखे। 4 नंबर देखिए, ये अभी हम बुक का नाम लिख देते हैं एम करीम, और पेज है हमारा 309। कहता है द लिस्ट, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग पावर जानना है हमको, जिसका पावर दिया हुआ है आपको 12 डायोप्टर। ध्यान दीजिए, पावर दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ होता है, जहाँ फोकल लेंथ मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो पहले तो मैं यहाँ से F इक्वल टू होगा 1/P, यानी 1/12 मीटर होगा। अगर हम सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 1/12 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी अगर इसे हम थोड़ा सा काट दें, 4×4 से 25/3 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ निकल चुका है। देखिए यहाँ फोकल लेंथ निकला है। मैग्नीफाइंग पावर हमें जानना है, तो सीधे एक लेंस है, तो एक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है। एक लेंस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सीधे पूछ रहा है, ये तो नहीं करेगा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, तो हम मानेंगे कि नॉर्मल विजन की बात कर रहा है। और इसके लिए क्या होता है? dy/f होता है। d का मान 25 सेंटीमीटर होता है और f का मान 25/3 होता है। 25 से 25 काट दीजिए आप, यानी, और इस 25/3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया? m इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? तो ये नॉर्मल विजन के लिए मैंने बनाया है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तो 1 + d/f। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 1 + d/f, इसमें 1 आप जोड़ देंगे तो 25/3, यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर कुछ नहीं कहे तो इसका मतलब हम यही समझे यहाँ पर कि 25 सेंटीमीटर इमेज कह रहा है। अगर नॉर्मल विजन कहेगा तो स्पष्ट कह देगा। अगर कुछ नहीं स्टेटेड है तो हम इसका मतलब यही ना हुआ, यहाँ कुछ नहीं कह रहा है तो 4 है, इसका मतलब हुआ कि 25 सेंटीमीटर पर कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोलिए, बोलिए आगे। समय नहीं बर्बाद करना है। 10 के अंदर में और कोई? 6 नंबर। टू लेंसेस ऑफ पावर, एक लेंस का पावर है 20 डायोप्टर और दूसरे का पावर है -10 डायोप्टर, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म ए मैग्नीफाइंग ग्लास। दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया तो नेट पावर P इक्वल टू P1 + P2, ये जानते हैं आप लोग। तो 20 - 10 इक्वल टू 10 डायोप्टर हो गया। यहाँ से फोकल लेंथ F इक्वल टू 1/P होगा, यानी 1/10 मीटर होगा। सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा, बट बदलने आता है ना। अब दोनों को मिलाकर, ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स को और एक कॉनकेव को मिला दिया है, तब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल कर, सीधे देखिए ध्यान से, ए में कर रहा है द इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर की, यहाँ स्पष्ट कह दिया है। तो इमेज जब 25 सेंटीमीटर बन जाता है, m इक्वल टू क्या होता है? 1 + d/f होता है ना। तो 1 + d का मान 25/f का मान कितना? 10, आप यानी 3.5, ये हो जाएगा ना। तो m का मान 3.5 हो जाएगा। और दूसरा केस में देखिए, बी केस में द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी नॉर्मल विजन के लिए। तो नॉर्मल विजन के लिए m इक्वल टू सीधे होगा d/f, नहीं तो ये 25/10 यानी 2.5, ये m का मान निकल गया। देखिए बहुत सिंपल है ना, कोई डाउट?
आगे बोलिए नेक्स्ट। 10 तक में और कोई सवाल? कोई आंसर गलत है कि नहीं ये तो मुझे बनाने के बाद पता चलेगा। आप सवाल केवल पूछिए हमसे। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। देखिए ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होता है, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है FO है 4 सेंटीमीटर और FE है 10 सेंटीमीटर। ये स्पष्ट नहीं भी कहता तभी हम बुझ जाते क्योंकि छोटा है, इसका लेना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, हम यहाँ चित्र भी बना के दिखाते हैं। ये हमारा विशेषता है कि जब भी मैं कोई सवाल बनाता हूँ तो उसका चित्र भी बनाता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है। आई पीस अपेक्षाकृत बड़ा है। ये ऑब्जेक्टिव है FO, ये FE। FO FE का मान हम देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितना दूरी पर? ये हमारा U0 है, U0। और U0 का मान आपको दिया हुआ है कितना? -5 से लेंगे, माइनस लेंगे इसलिए कि सन स्क्रीन के हिसाब से। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और फाइनल इमेज जो बनना है, फाइनल इमेज यानी आई पीस के द्वारा इमेज जो बनेगा वो बनेगा -D यानी -25 सेंटीमीटर पर। ठीक है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, M का मान निकालना है। सभी चिन्ह का मतलब आप समझ रहे हैं, थ्योरी में जो बताए हैं वही है। आइए शुरू करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव 1/V - 1/U = 1/F। 1/, ऑब्जेक्टिव के लिए V मुझे पता नहीं है, V का मान V0 लिख देते हैं हम, के V0 जानना है हमको। और -1/UE का मान -5 है, इक्वल टू 1/4 है। आपको FO का मान देख रहे हैं ना, तो 1/V0 = 1/4 - 1/5 कितना हो जाएगा? 25 - 4 यानी V0 = 20 सेंटीमीटर। V0 निकल गया है। ओके, अब हमें इसका लेंथ भी तो नहीं दिया हुआ है सवाल में। आप देखिए कहीं भी लेंथ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आई पीस के लिए बात करते हैं। हमें निकालना क्या? कैलकुलेट द मैग्निफिकेशंस। तो मैग्निफिकेशन एक फॉर्मूला होता है V0/U0 × 1 + D/F। अगर कुछ नहीं कहे तो फाइनल इमेज का कुछ कह रहा है, हाँ कह रहा है 25 सेंटीमीटर बन रहा है, तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन M = V0/U0 × 1 + D/FE। हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है। V0 का मान हमने अभी निकाला है 20 और U0 का मान अभी हमें दिया हुआ है 5 और 1 + D का मान 25 और FE का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 × 20, M का मान 4 × 2.5 3.5 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 5 × 20 को 2 और 4 × 12 = 14 यानी M का मान 14 होगा। क्या आंसर है? देखिए कह रहे हैं आंसर गलत है, नोट कर लिया जाए। सेवन तक दिखा है और कोई 15 तक में कोई सवाल? 12 से पहले भी किन्हीं को कोई सवाल पूछना है? थोड़ा सा छुप कर नहीं बोलिए, थोड़ा सामने में। किधर से बोल रहे हैं? दिखना तो चाहिए। अच्छा, तो छुप क्यों बोलते हो? तुम तो साइकिल बड़ा अच्छा चलाते हो, हम देखते हैं तुमको चलाते हुए, इसलिए छुपने की क्या जरूरत है? तुम हमारे विद्यार्थी हो, मैं तुमको नहीं बताऊंगा तो मेरा तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। The focal length of the objective and eyepiece of a microscope are, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर है और आई पीस का फोकल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब क्या चीज़ है ये? माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, जानते ही हैं, बड़ा है। द डिस्टेंस बिटवीन देम, और लेंथ ऑब्जेक्टिव और इसके बीच की दूरी जो होता है वो होता है, याद करिए, V0 + UE। तो ये दिया है 12 सेंटीमीटर। पीछे वाला से नहीं दिखाई दे रहा हुआ?
आएगा। तो यहाँ भी नज़दीक में आ जाना, कोरोना नहीं है हमारे यहाँ। Where an object should be placed in order to view it at the least distance of distinct vision, यानी फाइनल इमेज क्या बनाना है, यानी आपको इमेज आईपीएस के लिए जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और ये माइनस में से ले लेते हैं कि पीछे बनता है इमेज। तो where an object should be placed, यानी आपको u0 निकालना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। क्लियर। हमारा जैसा कि आदत है बिना चित्र के हम सवाल नहीं बनाते हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि जब मैं सवाल बनाने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में सवाल का तस्वीर पहले बन जाता है। मैं पूरा फिगर बना सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन को। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ और ये UI है, u0 है, यही मुझे जानना है। और इमेज कहीं बना होगा वो V0 होता, आप जानते हैं, और ये जो दूरी होता है वो UE होता है। तो छोटा छोटा बना रहा हूँ, V0 UE, ये हमारा आई पीस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। देख रहे हैं आप। तो ये सारा कहानी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से V0 प्लस UE बराबर 12 सेंटीमीटर है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए हमको 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। आई पीस के लिए हमको फोकल लेंथ पता है, आई पीस के लिए इमेज पता है, तो हम आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए फॉर आई पीस हम किसके लिए काम कर रहे हैं भाई, आई पीस के लिए। एक बार हम लिख देते हैं, आप लोगों को समझने के लिख देते हैं हम कि UE हमें निकालना है, U बराबर माइनस UE, यही हमें जानना है, नहीं पता है हमको। और V बराबर यानी VE जो है वो -25 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। और फोकल लेंथ आई पीस का मुझे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया डाटा ताकि समझने में असुविधा हो। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू क्या होता है, F। तो 1/V का मान जो है वो कितना है, -25 माइनस प्लस 1/UE इक्वल टू 1/2, यानी 1/UE इक्वल टू 1/2 प्लस 1/25। पकड़ रहे हैं आप लोग। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग की आँख अब एकदम तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त का मतलब क्या होता है बाबू, तो UE बराबर क्या होगा, 50/27 सेंटीमीटर। हमने UE का मान निकाल लिया। यहाँ देखिए UE। अब हम देख रहे हैं कि L बराबर है, L बराबर यानी V0 प्लस UE बराबर 12 सेंटीमीटर। तो V0 प्लस UE का मान 50/27 इक्वल टू 12, यानी V0 बराबर 12 माइनस 50/27। थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन से भी देखते रहना। कभी कभी होता है क्या कि बनाने के क्रम में ध्यान उधर रहता है तो कैलकुलेशन में कभी कभी एरर हो जाता है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 27 कम 27, 4 7 5 12 के 2 मतलब 1 2 1 3, 324 माइनस 50/27, यानी कितना हो जाएगा, ये घटा दीजिएगा तो मेरे समझ से 274/27, ठीक है। ये V0 निकल गया हमें। अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, कितना आसानी से ऑब्जेक्टिव, इसके लिए हमें U बराबर माइनस U0 यही जानना है, और V बराबर V0 यानी V0 का मान हमें दिया हुआ है प्लस में, चूंकि इमेज इधर बनता है ना, A डैश B डैश कहीं यहाँ बनेगा ना, याद है कि भूल गए आप लोग। फिगर दिमाग में जिसको है उसका सारा समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। V0 है और मुझे F0 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। फिर से हम एक बार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं और V का मान डाल रहे हैं 274, और ऊपर में 27 चला जाएगा, माइनस U का मान प्लस हो जाएगा 1/U0, यही जानना है मुझे, और बाई 1/1, इसलिए 1/U0 बराबर 1 माइनस 27/274, यानी U0 बराबर, देखिए U0 एक ही लिख देता हूँ, 274/274 माइनस 27 कितना हो जाएगा, घटाइए 274, इसमें घटाइएगा 14 में 7 गया 7, 1 चला गया 6 में से 2 गया 4, 247 U0 इतना सेंटीमीटर। आप इसे चाहे तो डेसिमल में
भाग दे सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। देखिए आंसर क्या है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए फटाक से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सब एक ही तरह सवाल आप पूछ रहे हैं। 12, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ। देखिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, वही सेम सवाल है। आईपीस का 5 सेंटीमीटर। ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, यानी यू नॉट का मान है 2.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी कैपिटल एच लिखता है ऑब्जेक्ट के साइज को, वो है हमारा 0.02 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस लगा के लिखते हैं, क्यों? आप समझ रहे हैं कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, हमें इमेज का साइज यानी एच का मान निकालना है। बहुत आसान है, मुझे मैग्नीफाइंग पावर पहले लिख लेना है, ठीक है? मुझे मैग्नीफाइंग पावर पहले लिख लेना है। तो पहले हम लगाते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v0 यही मुझे जानना है, माइनस 1/ue का मान माइनस 2.5 यानी माइनस 2.5 इक्वल टू ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा 2, 1/v0 बराबर 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। समझ में आ गया कि ये हो जाएगा 5, 2.5 माइनस 2 यानी v0 बराबर कितना हो जाएगा 5/0.5 यानी कितना हो जाएगा 10, बोलो 10 सेंटीमीटर निकल चुका है हमें v0 का मान। अब हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन m बराबर v0/u0 इंटू, कहाँ इमेज बन रहा है ये कह रहा है, फाइनल इमेज नहीं कह रहा है, तो हम d पर मान के चलेंगे, जैसा कि हम लोग देखे थे शुरू में 1 + dy/fe, यानी v0 कितना है हमारा 10, u0 कितना है हमारा 2.5 और 1 + d का मान 25 और fe का मान 5। सॉल्व कर दिया है, ये 4 बार टाइम्स में कटेगा ना, 4 बार में, आई इंटू ये 25 6 हो जाएगा, बोलिए तो कितना हो गया हमका मान 24। ये बड़ा होता है साइज ऑफ इमेज होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए h इक्वल टू, हालांकि मेरे को दिमाग में एक विचार आया कि हम आईपीस के लिए डायरेक्ट काम करते तो अच्छा लगता, कि आईपीस के लिए हम मैग्नीफिकेशन निकाल कर काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं है। तो 24 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है 0.02, 24 दूना 48, 0.48। देखिए क्या है आंसर, नोट कर लिया जाए। उन्नीस के अलावा और कोई सवाल है तो मुझे एक बार बता दिया जाए प्लीज़, ताकि मैं एक सुर में दोनों ख़त्म करके बचे हुए समय में कुछ आगे बढ़ाऊं। नहीं है? आइए 19 देखिए। ए टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। कोई भी टेलीस्कोप होगा तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होगा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा 10 सेंटीमीटर और आईपीस हमारा है 1 सेंटीमीटर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कीप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यू का मान ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, यानी यू जिसको यू नॉट कहता है माइनस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, देन द फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। फाइनल इमेज जो बनता है यानी आईपीस के लिए जो इमेज बनता है वो माइनस कितना 25 सेंटीमीटर पर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ बताओ, लेंथ क्या होगा, यानी v0 प्लस ue का मान क्या होगा। ऑल्सो फाइंड मैग्नीफिकेशन, और m का मान भी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन है, v0 निकालता हूं। फॉर ऑब्जेक्टिव क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मान ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे v0 नहीं पता है, तो मैं v0 लिख लेता हूँ, जो मान आएगा
माइनस ई का मान यू नॉट का मान -60 सेंटीमीटर और 1/10 है ये। 1/V0 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/60 यानी एलसीएम 60, 10 छक्के 60 1 यानी V0 इक्वल टू 60/5 यानी 12 सेंटीमीटर। ये V0 का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए, हमें V0 अभी तक निकल चुका है और मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? FO/FE इंटू 1 + FE/D, ये होता है ना। तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सब कुछ दिया ही हुआ है, उससे हम M जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए M जान लेते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने इतना काम कर लिया है तो यहाँ काम आएगा, L में काम आएगा। चलिए M इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, FO/FE इंटू 1 + FE/D। याद होगा आप लोगों को, याद है ना सब लोगों को? तो यहाँ देखिए M इक्वल टू FO कितना है 10, FE कितना है 1 इंटू 1 + FE कितना है 1 और D कितना 25, यानी कितना हो जाएगा 25 × 26/25, 10 × 26/25। ओके, 5 × 25, 5 दूना 10 यानी 26 दूना 52, 52/5। ये M का मान निकल गया। मैग्निफिकेशन है या मैग्नीफाइंग पावर निकालना, जरा एक बार पढ़ के देख लीजिए सवाल को। किसका मैग्निफिकेशन? सीधे मैग्निफिकेशन की। हाँ, तो मैग्नीफाइंग पावर ही हुआ तब, ठीक है। 5 दाही 10 चौका। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो हमें लगता है कि मैग्निफिकेशन में कहीं आईपीस का तो नहीं पूछ रहा है मैग्निफिकेशन, जो मैग्नीफाइंग पावर नहीं कह रहा है, मैग्निफिकेशन। हमें लगता है कि आईपीस का मैग्निफिकेशन कह रहा है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं कह रहा है। समझ रहे बात? अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, मैग्नीफाइंग पावर। हमको पावर नहीं कह रहा है, हमको कह रहा है मैग्निफिकेशन। बात समझे? ये मुझे डाउट हो गया, शक हो गया कि अरे ये क्या निकाले हम, तो उसमें कह रहा है मैग्निफिकेशन। तो पहले तो हमें आईपीएस के बारे में सारा डिटेल इकट्ठा करना होगा। तो आइए देखते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। तो हम एक फिगर बना लेते हैं ताकि सोचने में मददगार हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आईपीस है। देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, U0 पता है हमें 60 सेंटीमीटर। और इमेज जो बना है, इससे इमेज जो कहीं बना है, यानी जिसको A', B' कहते हैं हम, A', वो दूरी भी हमें पता है V0 दिया हुआ है। और हमें UE नहीं पता है, लेकिन फाइनल इमेज कहाँ बनाना है हमको, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए फॉर आईपीस के लिए, आईपीस के लिए U बराबर -V, ये मुझे पता नहीं है, जानना है। और V बराबर -25 सेंटीमीटर मुझे पता है। और फोकल लेंथ आईपीस के लिए पता है मुझे 1 सेंटीमीटर। लगा दीजिए 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F, 1/V -25 माइनस UE बराबर 1/1, यानी 1/UE बराबर 1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस 25 यानी 26/25, यानी UE बराबर 25/26 सेंटीमीटर। ये हमें UE निकल गया है। अब देखिए UE निकल गया तो हम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ इक्वल टू क्या होगा, V0 + UE। तो V0 हमने निकाल लिखा है 12 प्लस UE हमारा 25/26। आप मल्टीप्लाई कर लो, 26 दूना 52, 26 दाएँ 260, 26 × 26 तो कितना हो जाएगा, 2 6 मतलब 312 ना, 312 + 25/26 कितना हो जाएगा लेंथ? लेंथ हो जाएगा हमारा 20 10 30 37, 337 डिवाइडेड बाय 26, भाग दे लेना जो भी आएगा। इतना सेंटीमीटर हमारा लेंथ निकल गया है। अब इसका मैग्नीफिकेशन जानेंगे, M इक्वल टू क्या होता है, तो VE/UE होगा।
VE बटा UE। तो VE जो है आई पीस का वो 25 है, और UE अभी हमने देखा है 25/26 ये था ना, तो M तो 26 आ जाता है, पता नहीं क्या कह रहा है मुझे। तो अगर मैग्नीफिकेशन कह रहा है आई पीस का तो ये होगा, मैग्नीफाइंग पावर कहेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे तो यही होना चाहिए आई पीस का, और लेंथ जो है आपको इतना होना चाहिए। अगर सेकंड में डिफरेंस आता है अगर बाय द वे, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ एरर है। बात समझ रहे हैं? यही है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक नए चैप्टर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष की तरफ चलते हैं। आँख में कितने प्रकार क्या समस्याएं हो सकती है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ऑफ विजन, सबसे पहले हम थोड़ा सा आई का जिक्र करेंगे, आँख के बारे में बताएंगे। हालांकि हम एक बात आपको पहले बता चुके हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कि रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। देखिए यहाँ ये मनुष्य के आँख का एक हम फिगर बना रहे हैं। मनुष्य का आँख सामने से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये करीब एक गोला जैसा होता है, लेकिन सामने से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये जो आगे से उभरा होता है यही हमें दिखाई देता है। हमें जो आँख आगे से नज़र आते रहता है, हम लोगों को जो आँख ये जो थोड़ा उभरा हुआ है वो यही पोर्शन दिखते रहता है। इसमें सिलियरी मसल्स के जरिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जुड़ा हुआ, कोई शीशे का लेंस नहीं होता है इसमें, एक पारदर्शक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसे कि हम आई लेंस कहते हैं। ये है यहाँ, और इसके ऊपर एक आइरिस जिसको बोलते हैं, जो कि प्रकाश कितना आंख के अंदर इंटर करेगा उसको बताता है। देखिए सबसे अगला भाग जिससे प्रकाश आंख में इंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये कॉर्निया है जिससे प्रकाश आंख में इंटर करता है। और ये देख रहे हैं ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स। और ये जो देख रही है इसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस फैल और से पुर सकता है, और जिससे प्रकाश आंख में इंटर करता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। यहाँ से इस छेद से PUPILE प्यूपिल, जिससे प्रकाश इंटर करता है। और जहाँ इमेज बनता है के पीछे उसे हम रेटिना कहते हैं। और अगले हिस्से और पिछले हिस्से में अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स होते हैं। अगले हिस्से में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। याद रखने के लिए आगे वाला हिस्सा में तो एक्वियस, AQUEOUS, एक्वियस ह्यूमर। और पिछले हिस्से में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, TREOUS, विट्रियस ह्यूमर। ये हमारे आंखों का बनावट है। अब देखिए आंखों के बनावट से क्या क्या खराबी आ सकती है वो हम इस पर विचार करते हैं। तुमको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? ये तो कम हो गया यार, कम नहीं हो गया है, छोटा होता जा रहा है। ओके, शांत हो जाओ। तो देखिए यहाँ थोड़े से शांत हो जाइए।
तो क्या क्या खराबी आ सकती है, जरा गौर से देखिए। ये जो आई लेंस है वो रेटिना पर इमेज को ठीक से फोकस नहीं कर पाए। जब किसी भी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जब रेटिना पर नहीं बनता है तो हम कहते हैं कि आंखों में समस्या उत्पन्न हो गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज अराइजेज या आर अराइजेज, ठीक है। अब रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि इमेज रेटिना से पहले बन जाए, इमेज यहां तक पहुंच नहीं पाए, शॉर्ट कर जाए, सो शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। या ऐसा हो सकता है कि रेटिना के पीछे इमेज बने, रेटिना पर नहीं बनकर यहां से पीछे बने, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऐसा भी समस्या हो सकता है कि ये जो लेंस है, ये जो सिलेडी मसल्स है, वो जब इसको दबाएगा तो लेंस दबेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से मैं एक बुक से दिखाता हूँ। जैसे देखिए यही बुक है हमारा, इसी बुक को देखिए, एक समझिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, देख रहे फैला हुआ बीच में। अब इसको ऊपर से हम नीचे ऊपर से ये समझिए सिलेडी मसल्स है, ये भी सिलेडी मसल्स को मैं दबाता हूँ, देखिए फैल गया, मोटा हो गया लेंस। लेंस मोटा हो गया मतलब पावर ज़्यादा हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा खींच देता हूँ, पतला हो गया तो पावर कम हो गया। तो पावर बढ़ाने या घटाने, नज़दीक या दूर के वस्तु पर फोकस होने के लिए ये इस पर दबाव बनाकर इसको दबाता है या फैलाता है, दबाता है या फैलाता है, डिफरेंट जगह के ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए। अब मान लीजिए कि उम्र बढ़ गया, तो उम्र बढ़ने के बाद कोई आदमी को कहते हैं कि बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने का मतलब क्या है कि शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लचीलापन कम हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा को देखिए आप, उसको कैसे उसकी मम्मी जब मालिश करती है, उसका टांग हाथ सबको समेट कर उसको हवा में उछालती है। क्यों उछालती है हवा में जानते हैं आप? ताकि बच्चा डरे नहीं, उसके मन का डर खत्म हो, समझ रहे हो ना, उसका डर खत्म हो, वो अभ्यस्त हो जाए। और उस अब देखिएगा उसका बॉडी कितना फ्लेक्सिबल होता है। छोटे बच्चे पाँव इधर मोड़ लेगा उधर मोड़ लेगा, वो तो अपना पाँव मोड़ के अपना पाँव अंगूठा मुँह चूसते रहता है, तो कितना फ्लेक्सिबल होता है। आप करके देखो, आपका तो ऐसे ऊपर आएगा, उसको आएगा ही नहीं। तो आपके बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी कमती जा रहा है धीरे धीरे। जब ज़्यादा बुजुर्ग लोग हो जाएगा, देखिए उसको झुकने में दिक्कत होता है, वो झुक नहीं पाते रहते हैं, आप देखते हैं ना ऐसा। तो कहने का मतलब, बूढ़ा होने का मतलब है कि बॉडी का इलास्टिसिटी खत्म हो जाना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। इसीलिए देखिए स्पोर्ट्समैन जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि वो रेगुलर दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखा है, जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। आप देख सकते हो कपिल देव किस ज़माने का था, हालांकि अभी तो बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो लगेगा कि देखने से 40-45 साल का आदमी दिखेगा, जबकि हमको लगता है कि कम से कम 60 साल से ऊपर का आदमी होगा वो। तो कहने का मतलब है कि बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मान लीजिए कि उम्र बढ़ा और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया, अब ये सिलेडी मसल्स जो है ये इसको दबाना या फैलने में उतना ना दबा पाता है ना उतना फैला पाता है, नहीं फोकल ना बढ़ा पाता है ना घटा पाता है। उस कंडीशंस में इमेज बहुत दूर के वस्तु का भी रेटिना पर नहीं बनेगा, बहुत नज़दीक का भी नहीं बढ़ेगा, जिसे हम जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि आंख में चोट आ गया हो, आंख दब गया हो, कुछ हो गया हो, इसका जो ये जो कॉर्निया है इसका रेडियस और कर्वेचर गड़बड़ा गया हो, इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में स्थित ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं दिखने लगता है, उसे हम प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अभी हम क्या बताए थे, जरा बताए थे इससे पहले, उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, समझ रहे हैं। तो ये सब समस्याएं आ सकती है आंख में, आप देख रहे हैं आंख के बनावट से ये सब दिक्कतें आ सकती है। बहुत लोगों को होता है, आप मेरे दोनों आंखें समान नहीं हैं, अब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मैं कभी ड्रॉप डालते रहता हूँ, ये मेरा आंख थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है, ये थोड़ा सा दबा हुआ दिखता है, मैं दोनों आंखें समान नहीं हैं। आप अपने आंखों को गौर से देखना, तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों की आंखें दोनों समान नहीं होंगी, वैसे किसी भी व्यक्ति का दोनों आंखें समान नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः पता नहीं चलता है। लेकिन मेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, पता चलता है, ये तो थोड़ा सा उभरा लगता रहता है, ये थोड़ा दवा लगता रहता है, हालांकि ड्रॉप डालने के बाद फिर एडजस्ट हो जाता है, दिखता है ऐसा। तो आप देख रहे हैं, अब हम आँख के बारे में सारा कुछ बता चुके हैं, हम आँख के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाय द वे अगर एग्जाम में पूछ देता है आई के बारे में, तो आप इस फिगर को बनाकर एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं ना कि क्या क्या होता है। ओके,
तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि किसी भी वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर नहीं बन पाता है तो हम कहते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन उत्पन्न हो गया है। यानी व्हेन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट फोकस्ड ऑन रेटिना ड्यू टू any region, then we say defects of vision is arises, नीचे दिखाई दे रहा है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज अराइजेज। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि डिफेक्ट ऑफ विजन मोटा मोटी 4 तरह का हो सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहला जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, यानी हिंदी में इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूसरा इसे हम मायोपिया कहते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तीसरा जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है, प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष लिखना पड़ेगा क्या, निकट दृष्टि दोष। और ये प्रेस बायोपिया को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म इसे हम हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं। ओके, ये 4 तरह की समस्याएं मुख्य रूप से हो सकती है जिसके बारे में हमें जिक्र करना है, पढ़ना है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आप नोट कर लीजिए आज यहीं तक।